हाय हेलो एवरीवन। सो वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस से मोतीलाल ओसवाल के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स आ गए हैं, तो उसी पे डिस्कशन करेंगे कैसे रिजल्ट रहे कंपनी के। एंड आज कॉन कॉल भी हुआ है कंपनी का, तो उस पे भी क्या कमेंट्री रही है मैनेजमेंट की एंड आगे का कैसा आउटलुक बनता है, इन सारी चीजों पे भी डिस्कशन करेंगे। सो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट डिस्कस करते हैं सबसे पहले कंपनी का। तो मोतीलाल का अगर आप बिजनेस मॉडल देखोगे तो कंपनी वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर है, कैपिटल मार्केट के अंदर है, एसेट एंड प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस के अंदर है एंड होम फाइनेंस का बिजनेस है कंपनी का। और ये जो ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट आप देख रहे हो, इसमें कंपनी क्या करती है कि इन सारे मेन बिजनेसेस से जितना भी इनको प्रॉफिट जनरेट होता है डिविडेंड वगैरह पे करने के बाद, वो सारा अमाउंट कंपनी इस सेगमेंट के अंदर इन्वेस्ट करती है और वहां पे वो रिटर्न जनरेट करती है। मतलब एक तरीके से खुद का पैसा मैनेज करती है कंपनी। इनका अगर आप थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे तो मेन हाईलाइट क्या है, पैट का नंबर। ऑपरेटिंग पैट कंपनी का 38% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। और आरओई का नंबर भी काफी अच्छा है, लास्ट 9 मंथ्स का 36% का आरओई का नंबर है। अब अगर आप पूरा रेवेन्यू टर्म्स में देखोगे तो वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस 30% से ग्रो हुआ है वाई लेवल पे, कैपिटल मार्केट 70% से, एसेट एंड प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट 58% का ग्रोथ है एंड हाउसिंग फाइनेंस वाले सेगमेंट में भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है 11% के आसपास का। टोटल नेट रेवेन्यू अगर हम कंपनी का देखें वाई लेवल पे तो 43% का ग्रोथ है। एंड इनका अगर आप ऑपरेटिंग पैट देखोगे तो उसमें 38% का ग्रोथ है। यानी चाहे रेवेन्यू का नंबर हो या पैट का नंबर हो, दोनों पैरामीटर पे वाई लेवल पे अच्छे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। नाउ अगर आप इनका ये ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट जो है वो इंक्लूड कर दोगे इनके नंबर्स के अंदर, तो सबसे बड़ा डिफरेंस दिखेगा। इसके बेसिस पे आपको दिखेगा कि कंपनी का जो नंबर है वो काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि फिर वाई लेवल पे 41% से कंपनी का पैट गिरता हुआ दिखता है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे तो पैट मतलब आधे से भी कम हो गया, 63% का फॉल दिखता है हमको कंपनी के टोटल पैट के अंदर। तो ये पार्ट हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मोतीलाल ओसवाल को जब आप स्टडी करते हो, एनालाइज करते हो, तो ये जो ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट वाला सेगमेंट है इसको बेसिकली एक्सक्लूड करके देखना है, क्योंकि ये इसमें कंपनी कर क्या रही है, खुद अपना पैसा इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। तो बहुत कॉमन सेंस है कि जब भी इक्विटी मार्केट अच्छा करेगा तो ये वाला जो सेगमेंट है ये इनके नॉर्मल प्रॉफिट को एबनॉर्मल कर देगा, और जब भी इक्विटी मार्केट खराब करेगा तो यही सेगमेंट इनके नॉर्मल प्रॉफिट को काफी ज्यादा लो लेके आ जाएगा। तो उसको एक्सक्लूड करके अगर आप नंबर देखोगे तो कंपनी के ऑपरेटिंग पैट जो है वो 38% से ग्रो हुए, यानी नंबर्स ओवरऑल वाई टर्म्स पे अच्छा परफॉर्म किया कंपनी ने। अगेन एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम बार बार डिस्कस करते हैं कि जब भी फाइनेंशियल कंपनीज को आप देखते हो, चाहे वो लेंडिंग बिजनेस हो, आपका ब्रोकिंग का बिजनेस हो, डिपॉजिटरी हो लाइक सीडीएसएल, बीएसई, या फिर आपके ये वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हो, इनमें वाई तो हमको नंबर देखना ही है, लेकिन क्वार्टरली नंबर भी एक तरीके का आपको ट्रेंड बताता है कि उस बिजनेस के अंदर, उस पूरे सेक्टर के अंदर कैसा ट्रेंड चल रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप देखोगे तो इनका एक एसेट एंड प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिजनेस को अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो बाकी दोनों कैपिटल मार्केट के बिजनेस में बड़ा फॉल देखने को मिलता है हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। 13% का फॉल है रेवेन्यू में कैपिटल मार्केट वाले सेगमेंट में, एंड आपका वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिजनेस में भी 10% का डिक्लाइन देखने को मिलता है। इससे हमको क्या समझ में आता है कि थोड़ा बहुत चैलेंज इनको ग्रोथ में देखने को मिल रहा है सीक्वेंशियल बेसिस पे, यानी ट्रेंड जो है वो उतना पॉजिटिव नहीं है जितना लास्ट क्वार्टर में हमने देखा था। अब आगे इनके हम सेगमेंट डिस्कस करेंगे तो वहां पे हमको और बेटर क्लैरिटी मिलेगा। सबसे पहले इनका वेल्थ मैनेजमेंट का सेगमेंट अगर हम देखें, जिसमें कंपनी का ब्रोकिंग का बिजनेस और डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिजनेस भी आता है इसी सेगमेंट के अंदर। तो इसमें एयूएम का नंबर वाई लेवल पे तो आप देखोगे कि 67% से ग्रो हुआ है, लेकिन ऑफ कोर्स अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जो क्वार्टरली नंबर अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें एक बेसिक ट्रेंड पता चलेगा बिजनेस का। एयूएम अगर आप वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस का लास्ट क्वार्टर देखोगे तो आई थिंक 2,94,000 करोड़ का इनका एयूएम था पिछले क्वार्टर में, जो कि इस क्वार्टर में बढ़ करके 3,08,000 करोड़ का हुआ है। यानी लगभग 5-6% का इंक्रीज हुआ है क्वार्टरली बेसिस पे, जो कि ठीक है, लेकिन उससे पिछले के क्वार्टर से कंपेयर करें अगर तो थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिलता है इनके एयूएम के नंबर के अंदर। पैट का नंबर ऑफ कोर्स वाई लेवल पे भी इसका ग्रोथ स्लो हुआ है, 16% से कंपनी का पैट ग्रो हुआ है वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस का। एंड अगर आप इसको क्वार्टरली कंपेयर करोगे तो ये और भी मतलब नेगेटिव ग्रोथ है एक्चुअली इसमें। लास्ट क्वार्टर में इनका आई थिंक 230 करोड़ के आसपास का पैट था, इस क्वार्टर में 190 करोड़ का पैट आया इनका वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में। यानी क्वार्टरली बेसिस पे वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस ने अंडर परफॉर्म किया है काफी ज्यादा कंपनी के लिए, और उसका मेन रीजन है इनका ब्रोकिंग वाला बिजनेस, बिकॉज ब्रोकिंग में आपका वो F&O का रेगुलेशन चेंज हुआ है, जिससे पहले ही मैनेजमेंट ने बताया था कि 10 to 15% का इंपैक्ट आ सकता है। माइट भी उसका इंपैक्ट हमको इनके नंबर्स में देखने को मिला है।
देन इनका एसेट और प्राइवेट वेल्थ का अगर हम नंबर्स देखें, सो एसेट मैनेजमेंट में आप देखोगे कि एयूएम में अगेन वाई वाई लेवल पे बहुत सॉलिड ग्रोथ है 90% का। और इनफैक्ट अगर आप एसेट मैनेजमेंट का क्वार्टरली नंबर भी कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट 13% के आसपास का ग्रोथ है। पिछले क्वार्टर में 1,20,000 करोड़ का एयूएम था, इस क्वार्टर में 1,41,000 करोड़ का एयूएम का नंबर है। नेट सेल्स में भी वाई में भी अच्छी ग्रोथ है, क्वार्टरली बेसिस पे भी 50% का ग्रोथ है कंपनी का। नेट रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ है और पैट के नंबर में भी लगभग 12-13% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी का जो एसेट मैनेजमेंट वाला डिवीजन है इसमें सीक्वेंशियल बेसिस पे भी परफॉर्मेंस अच्छी है। एंड अगर आपको याद हो हमने इनके कॉन कॉल में भी जो डिस्कस किया था, वहां पे भी मैनेजमेंट ने क्या बोला था कि नवंबर तक के जो हमारे पास नंबर्स हैं हमारे एसेट मैनेजमेंट वाले बिजनेस में वो ऑल टाइम हाई है। सो एक तरीके से उन्होंने इंडिकेशन ऑलरेडी दे दिया था कि थर्ड क्वार्टर उनका किस तरीके का जाने वाला है एसेट मैनेजमेंट वाले सेगमेंट के अंदर। तो वही हमको नंबर्स में देखने को मिल रहा है कि वीक क्वार्टर था अगर हम इक्विटी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, स्टिल कंपनी का एएमसी का बिजनेस काफी अच्छा किया है। और अगर आप इनका स्कीम्स वगैरह का परफॉर्मेंस भी देखोगे सो ऑलमोस्ट 97% जो स्कीम्स हैं मोतीलाल के उसने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। फिर चाहे इनका म्यूचुअल फंड हो, अल्टरनेट में पीएमएस हो या एआईएफ हो, सबकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। एंड हमने ये बार बार डिस्कस किया है कि जब भी किसी एएमसी कंपनी का स्कीम अच्छा करता है, उसका म्यूचुअल फंड का स्कीम अच्छा करता है, तो उनके लिए एनएफओ लाना भी बहुत ईजी हो जाता है। मतलब आप एनएफओ लाओगे और उसमें सेल्स वगैरह के नंबर काफी अच्छे हो जाते हैं, प्लस नए इन्वेस्टर्स को जोड़ना भी बहुत ईजी हो जाता है बिकॉज रिटर्न दिखता है इन्वेस्टर को कि रिसेंट 1 ईयर में, 6 मंथ्स में, 2-3 ईयर्स में किस स्कीम्स ने अच्छे रिटर्न दिए हैं। उसी का इंपैक्ट आप देखोगे कि एसआईपी का फ्लो कंपनी का कंसिस्टेंटली इंक्रीज होता जा रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ऑलमोस्ट 50% के आसपास का ग्रोथ है। सिमिलरली मार्केट शेयर भी अगर हम देखें तो अक्रॉस सेगमेंट्स हर एक क्वार्टर में कंपनी का मार्केट शेयर जो है वो इंप्रूव हुआ है। सो अगेन वही एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस कंपनी के लिए बहुत अच्छा किया है इस क्वार्टर के अंदर भी। देन इनका प्राइवेट वेल्थ का अगर हम बिजनेस देखें, जहां पे कंपनी अल्ट्रा एचएनआईज को केटर करती है जिनका नेटवर्थ जो है वो 25 करोड़ या उससे ज्यादा का होता है। सो इसमें भी एयूएम ग्रोथ अगर आप देखोगे तो वाई वाई लेवल पे काफी अच्छा है 34% के आसपास, लेकिन क्वार्टरली यहाँ पे डिक्लाइन है। पिछले क्वार्टर में 1,57,000 करोड़ का एयूएम था कंपनी का, सो ऑलमोस्ट 5-6% का डिक्लाइन देखने को मिला है क्वार्टरली बेसिस पे। लेकिन नेट सेल्स में अच्छी ग्रोथ है, मतलब वाई वाई लेवल पे 49% की ग्रोथ है और क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर इनका लास्ट क्वार्टर 4,000 करोड़ के आसपास का नंबर था। सो ऑलमोस्ट 30% का ग्रोथ आया है कंपनी को क्वार्टरली बेसिस पे। तो इसका रीजन क्या है कि सेल्स का नंबर तो आपका अच्छा आया लेकिन एयूएम में डिक्लाइन है बिकॉज एयूएम में कंपनी का जो M2M है वो उसका इंपैक्ट पड़ा है। क्योंकि लास्ट 3-4 मंथ्स में मार्केट काफी नीचे आई है तो इनका जो एयूएम का M2M है वो नीचे आया है, लेकिन नेट सेल्स यानी कि फ्रेश पैसा कंपनी के पास में अच्छे तरीके से आया इस क्वार्टर में, जो कि एक पॉजिटिव चीज है। पैट का नंबर भी देखोगे और रेवेन्यू का नंबर भी अगर आप देखोगे तो वाई वाई भी अच्छी ग्रोथ है। एंड अगर आप इसको लास्ट क्वार्टर से भी कंपेयर करोगे तो भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है कंपनी के प्राइवेट वेल्थ वाले बिजनेस में। देन कैपिटल मार्केट में भी अगेन नेट रेवेन्यू वाई वाई लेवल पे काफी अच्छा है 70%, लेकिन हमने अभी देखा था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे 13% का फॉल है इनके कैपिटल मार्केट के रेवेन्यू में। इनफैक्ट पैट में भी ऑलमोस्ट 12-13% का डिक्लाइन देखने को मिला है। कैपिटल मार्केट सबसे ज्यादा सिक्लिकल बिजनेस होता है, यहाँ पे आप आईपीओ लेकर के आते हो, क्यूआईपी में हेल्प करते हो, मर्जर्स एक्विजिशंस की डील होती है। सो जनरली आप देखोगे कि ये सारी चीजें कब होती है जब मार्केट का सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव होता है। जैसे ही आप देखोगे कि मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव होने लगा है, मार्केट में करेक्शन आ रहा है, मतलब ब्रॉडर लेवल पे 10-12-15% का करेक्शन आ चुका है निफ्टी वगैरह के अंदर, तो बहुत सारे आईपीओ हम देखते हैं कि डिले हो जाते हैं। कई सारे जो क्यूआईपीज कंपनी प्लान करती है उसको भी पोस्टपोन कर देती है, आपके मर्जर एक्विजिशन ये सारे डील धीरे धीरे एक तरीके से डिले होते जाते हैं। सो अभी हालांकि इन्होंने अपने कॉन कॉल में जरूर बोला है कि हमारे पास पाइपलाइन अच्छी है डील की, लेकिन सेंटीमेंट जिस तरीके का अभी हम देख रहे हैं अगर वो कंटिन्यू रहा तो ये सारे डील कंपनी के लिए डिले भी हो सकते हैं। सो वही देखना पड़ेगा कि इनका कैपिटल मार्केट का ट्रेंड आगे चल के कैसा रहता है। अभी सिक्वेंशियल बेसिस पे ऑफकोर्स हमको इसमें स्लो डाउन थोड़ा सा दिखा है। देन होम फाइनेंस वाले बिजनेस में कंपनी का बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया है इस क्वार्टर में। फाइनली लोन बुक कंपनी का ग्रो हुआ है 15% से वाई वाई लेवल पे। एंड अगर आप इनका आरएम काउंट देखोगे तो मैनेजमेंट ने ऑलरेडी बोला था कि हम काफी एग्रेसिव हायरिंग करेंगे इस साल में। सो 46% से इनका आरएम बेस बढ़ गया है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि कंपनी का पैट इंक्रीज नहीं हुआ है। पैट जो है वो बिल्कुल फ्लैट है पिछले साल के कंपैरिजन में, बिकॉज इनका कॉस्ट टू इनकम 44% से बढ़ करके 58% पे चला गया है। हालांकि बाकी पैरामीटर्स अगर आप देखो तो काफी अच्छे हैं, स्पेशली कंपनी का एसेट क्वालिटी काफी अच्छा हुआ है, 2% का ग्रॉस एनपीए 1.4% के आसपास है।
तो इंप्रूवमेंट दिख रही है होम फाइनेंस वाले बिजनेस में, बट ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी में अभी इंप्रूव होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर। लास्टली ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट वाला डिवीजन कंपनी के लिए, ये इन्होंने 2014 में स्टार्ट किया था और जब से कंपनी इसको मैनेज कर रही है 20% का XIRR रिटर्न इन्होंने जनरेट करा है। अब इसमें अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो वाई लेवल पे ऑफकोर्स एक फॉल दिखता है हमको, लेकिन अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे कंपेयर करोगे तो ये फॉल और भी ज्यादा बड़ा है। आई थिंक लास्ट क्वार्टर में कंपनी का इसमें 800 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, 860 करोड़ के आसपास का। वहां से बहुत बड़ा फॉल आया है कंपनी के रेवेन्यू में, और प्रॉफिट में भी, मतलब इस क्वार्टर में तो लॉस रिपोर्ट करा है इन्होंने। लास्ट ईयर इनका 394 करोड़ का प्रॉफिट था। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में भी लगभग इनका 700 करोड़ का प्रॉफिट था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे बड़ा फॉल देखने को मिला है इनके ये ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट वाले डिवीजन के अंदर। यही रीजन है कि जब भी हम मोतीलाल को स्टडी करते हैं तो इंपॉर्टेंट है कि ये वाला सेगमेंट को एक्सक्लूड करके देखें, बिकॉज ऑफ कोर्स इसमें तो हर एक क्वार्टर में वोलेटिलिटी रहेगी, तब हमको थोड़ा सा बेटर क्लैरिटी मिलेगा बिजनेस के ऊपर। ये पूरा रिजल्ट एनालिसिस था मोतीलाल ओसवाल का। अब देखते हैं कि मैनेजमेंट ने कमेंट्री में क्या बोला। सबसे पहले मैनेजमेंट ये जो है गाइडेंस नहीं देती है क्वार्टरली बेसिस पे या फिर आपको एनुअल बेसिस पे। मैनेजमेंट का कहना है कि स्ट्रक्चरली अगर हम देखें नेक्स्ट 5-10 ईयर्स के लिए तो पूरे कैपिटल मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल है। पूरी इंडस्ट्री 20 से 30% पे ग्रो कर सकती है, एंड उसमें मोतीलाल काफी कॉन्फिडेंट है कि हम 25% के रेट पे बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं एटलीस्ट नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए। इस हाई बेस के ऊपर भी कंपनी 25% की ग्रोथ कैगर को लेकर के काफी कॉन्फिडेंट है एटलीस्ट नेक्स्ट डिकेड के लिए। बट अगेन हमको क्या चीज देखनी है कि कंपनी का मोमेंटम कैसा चल रहा है, क्योंकि अगर आपका अभी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ जो है वो कंसिस्टेंटली नीचे जाता जाएगा, मार्केट आपके स्टॉक को अगेन पनिश करेगा, या फिर एक चीज तो फिक्स है, मार्केट आपके स्टॉक को रिवॉर्ड नहीं करेगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मैनेजमेंट ने क्या बोला कि क्या रीजन है ये थोड़ा बहुत जो क्वार्टरली बेसिस पे स्लो डाउन देखने को मिला है। एक सबसे बड़ा रीजन है इनका ब्रोकिंग बिजनेस। जैसे हमने लास्ट क्वार्टर में भी डिस्कस किया था कि 10-15% का इंपैक्ट पड़ सकता है इनके टोटल इनकम के ऊपर, लेकिन उस टाइम पे हमारा रैशनल क्या था कि इनके जो बाकी बिजनेसेस हैं वो कंसिस्टेंटली अच्छा करते जा रहे हैं एंड मार्केट का सेंटीमेंट भी काफी पॉजिटिव है। इक्विटी मार्केट अच्छा कर रहा है, कंपनी का ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट वाला डिवीजन काफी अच्छा कर रहा है, इनका एएमसी का बिजनेस, वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस, प्राइवेट वेल्थ का बिजनेस, कैपिटल मार्केट का बिजनेस। बाकी सारे बिजनेस क्योंकि इतना अच्छा कर रहे हैं तो उसमें ये ब्रोकिंग बिजनेस के ऊपर 10-15% का जो डिक्लाइन है या 10%-15% का जो इंपैक्ट है वो इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा कंपनी के ओवरऑल बिजनेस को लेकर के। बट लास्ट 1 मंथ के अंदर हमने देखा कि चीजें किस तरीके से चेंज हुई है। इक्विटी मार्केट का परफॉर्मेंस गया है, इकोनॉमी में स्लो डाउन की बातें हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ने की बातें हो रही है, डिमांड कई सारे बिजनेसेस में खत्म होने की बातें हो रही है, और भी काफी सारे मल्टीपल फैक्टर्स है जिसकी वजह से आप देखोगे कि जो इक्विटी मार्केट है वो तो खराब कर ही रहा है, प्लस धीरे धीरे इन्वेस्टर्स का जो फ्रेश फ्लो है कैपिटल मार्केट की तरफ उसमें भी काफी कमी आई है। अगर आप डीमैट अकाउंट का टोटल डीमैट अकाउंट का जो नंबर है उसको कंपेयर करोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, उसमें 26% का डिक्लाइन है थर्ड क्वार्टर के अंदर कंपेयर टू सेकंड क्वार्टर। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट अगर आपके इतने तेजी से गिरते हैं किसी एक क्वार्टर में, इसका मतलब कि इन्वेस्टर जो है वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है इस मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड उसमें कैपिटल मार्केट के जितने भी बिजनेसेस हो उन पे सब पे थोड़ा थोड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अगर यहाँ पे आप डॉट्स कनेक्ट करो तो सबसे पहले हमने एंजल वन के नंबर्स को डिस्कस किया था, जिसका जो क्लाइंट एक्विजिशन का नंबर है वो ऑलमोस्ट 20-25% से गिरा था। देन हमने सीडीएसएल को डिस्कस किया जिसका ट्रांजेक्शन इनकम, जहां से उनको बहुत हाई सिक्लिकल इनकम आता है, उसमें एक बड़ा फॉल हमको देखने को मिला। देन हमने वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो का नंबर डिस्कस किया, अगेन उसका भी सीक्वेंशियल बेसिस पे रेवेन्यू काफी तेजी से गिरा। अभी रिसेंटली हमने आनंद राठी का कॉन कॉल वगैरह डिस्कस किया एंड उसकी मैनेजमेंट ने भी क्या बोला कि ग्रोथ तो आया है लेकिन नेट इनफ्लो का जो नंबर है उसको ग्रो करने में हमको काफी ज्यादा चैलेंज फेस करना पड़ा है बिकॉज ऑफ मार्केट सेंटीमेंट। तो ये तीनों चारों डॉट्स अगर आप कनेक्ट करोगे तो एक चीज हमको क्लियरली समझ में आती है कि कैपिटल मार्केट के अंदर स्लो डाउन है। एंड इस टाइम पे पर्सनली मैं उतना एक्सट्रीमली बुलिश नहीं हो सकता इस स्पेस के ऊपर जितना मैं लास्ट क्वार्टर तक था। सिमिलरली मोतीलाल ओसवाल के हालांकि नंबर जो है वो एक्सपेक्टेशन से अच्छे हैं, मतलब पर्सनली एक्सपेक्टेशन ऐसा था कि नंबर काफी वीक आएंगे, लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बहुत सारे पैरामीटर्स पे काफी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करे हैं। हाँ, कुछ अगर हम नंबर देखें सेगमेंट का, एयूएम का, रेवेन्यू वगैरह का, तो उसमें सीक्वेंशियली डिक्लाइन देखने को मिला है, तो काइंड ऑफ मिक्स रिजल्ट आप बोल सकते हो। एंड मैनेजमेंट ने भी इस चीज को कॉन कॉल में बोला कि हमारा एएमसी वाला बिजनेस आप देख रहे हो तो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है थर्ड क्वार्टर के अंदर, लेकिन लास्ट 3-4 वीक्स का जो हमको फीडबैक आया है डिस्ट्रीब्यूटर से, हमारे जो आईएफए हैं उनकी तरफ से, सो उनका कहना है कि इन्वेस्टर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा सा स्लो हुआ है। मतलब इन्वेस्टर फ्रेश पैसा लगाने से किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर या फिर एआईएफ पीएमएस वगैरह के अंदर थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है।
सो ये इनको फीडबैक आया, ये इनकी भी कमेंट्री रही है। प्लस इसके साथ में मैनेजमेंट ने क्या बोला कि ये जो आपने फॉल देखा है इक्विटी मार्केट के अंदर, जो थोड़ा सा टेंशन चल रहा है, इस तरीके का पैटर्न हमने पास्ट में भी देखा है। लास्ट जो है वो 2022 में हुआ था, जब रशिया यूक्रेन का फॉल हुआ था। आपका इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई चला गया था बहुत सारी कंट्रीज में। सो वहां पे इक्विटी मार्केट का ऐसा पूरा सीन हुआ था। एंड उसमें मैनेजमेंट ने बोला कि कुछ क्वार्टर तक इस ऐसा सिनेरियो रहता है जहां पे डी ग्रोथ आने लग जाती है, नेगेटिव ग्रोथ आती है। देन उसके बाद जब बिजनेस में ग्रोथ आता है तो हमारा मार्केट शेयर काफी तेजी से बढ़ता है। सो एक तरीके से बहुत प्रूडेंटली मैनेजमेंट ने ये इंडिकेशन दे दिया कि चांसेस हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में स्लो डाउन रह सकता है, एंड कुछ कुछ बिजनेस में हमारा नेगेटिव ग्रोथ भी हमको देखने को मिल सकता है। क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपका इक्विटी मार्केट गिरता रहेगा तो इन सारी कंपनीज का जो एयूएम है उसमें नेगेटिव ग्रोथ आएगा। और वैसे सिनेरियो में ये बहुत जनरली देखते हैं हम कि कोई भी इन्वेस्टर जो है वो फ्रेश कैपिटल लगाने से रेजिस्ट करता है। डीमैट अकाउंट खुलने कम हो जाते हैं, आपका जो इनफ्लो है एसआईपी का, म्यूचुअल फंड का, उसमें गिरावट देखने को मिलती है। सो ये डबल इंपैक्ट करता है कंपनीज के एयूएम को। तो अगर आपका एयूएम गिरेगा, आपका रेवेन्यू गिरेगा, रेवेन्यू गिरेगा तो आपका पैट का नंबर पे इंपैक्ट पड़ेगा। एंड वैसे केस में कभी भी मार्केट आपके स्टॉक्स को रिवॉर्ड नहीं करेगा। सो ये सारे इंडिकेटर्स हैं। अब ऑफ कोर्स मोतीलाल का रिजल्ट अगर मैं कंपेयर करूं वेल्थ फर्स्ट के कंपैरिजन में तो काफी अच्छा है। एंड कुछ चीजों को लेकर के मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है। लाइक उनका कहना है कि वाई लेवल पे अभी भी हम कॉन्फिडेंट है कि अच्छे पेस पे ग्रो करेंगे, लेकिन कुछ क्वार्टर्स की अनसर्टेनिटी है, वो पूरे कैपिटल मार्केट को लेकर भी है, एंड मोतीलाल के बिजनेस को स्पेसिफिकली को लेकर करें उसमें भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी लगती है। सो इस पॉइंट पे ऑफकोर्स ऐसे नंबर्स नहीं है या ऐसी कमेंट्री नहीं है कि मैं कंफर्टेबल फील करूं कि अपना फ्रेश कैपिटल मैं इस बिजनेस में डालूं। बट ऑफकोर्स अगर मेरे पोर्टफोलियो में मोतीलाल है तो मे बी मैं थोड़ा बहुत एलोकेशन कट कर सकता हूं, एंड देन मैं वेट करूंगा कंपनी के फोर्थ क्वार्टर के परफॉर्मेंस का। बिकॉज अभी किसी को आइडिया नहीं है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा, इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट कैसा रहेगा, नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट में वापस से ग्रोथ आएगी नहीं आएगी। सो काफी सारी अनसर्टेनिटी है। तो वहां पे हमको चीजों को ऑब्जर्व करना है रेदर देन कि मैं बस स्टॉक प्राइस देख करके यहाँ पे एक्सट्रीमली बुलिश हो जाऊं इस बिजनेस के अंदर। क्योंकि अगर स्लो डाउन आया तो वो कब तक रहेगा ये किसी को आइडिया नहीं है। लाइक अगर आप लास्ट टाइम का एग्जांपल देखोगे, सो ऑलमोस्ट 5-6 क्वार्टर्स तक का वो टाइम चला था जहां पे हमने इक्विटी मार्केट में काफी बड़ा स्लो डाउन देखा था। अब इस क्वार्टर में सॉरी अब इस टाइम वो एग्जैक्टली आएगा नहीं आएगा, कब तक के लिए रहेगा, इसका आइडिया नहीं है। सो इट्स बेटर कि हम चीजों को ऑब्जर्व करें। क्योंकि इस कंपनी का थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज है, ऑफकोर्स पास्ट में उन्होंने इस तरीके के सिनेरियो को काफी सक्सेसफुली मतलब फेस किया हुआ है। सो उसके ऊपर कॉन्फिडेंस ज्यादा बनता है, कन्विक्शन ज्यादा बनता है। बट एनी हाउ अगर आपका एयूएम का ग्रोथ घटेगा, पेस का ग्रोथ घटेगा, प्रॉफिट का ग्रोथ नीचे जाएगा तो मार्केट तो आपके स्टॉक को पनिश करेगा। सो दैट इज द रीजन कि अभी कंफर्टेबल फील नहीं होता या कॉन्फिडेंट फील नहीं होता कि इस तरीके के बिजनेस में थोड़ा सा हम और फ्रेश एलोकेशन करें। इट्स बेटर कि थोड़ा बहुत एलोकेशन कट कर सकते हैं। बहुत सारे बिजनेसेस है जिनके रिजल्ट अच्छे आए हैं। लाइक आप देखो एमरल्ड फाइनेंस को, या शक्ति पंप को, या फिर आपका जो हमने अभी डिस्कस किया, आई थिंक एक और कंपनी का रिजल्ट आया था यथार्थ हॉस्पिटल का। सो उन्होंने काफी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करे। प्लस और भी कंपनीज है जिनके अभी रिजल्ट पेंडिंग है। सो जहां पे क्लैरिटी ज्यादा है, जहां पे सर्टेनिटी ज्यादा है, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है ग्रोथ को लेकर के, इट्स बेटर कि मैं अपना फ्रेश कैपिटल उन बिजनेसेस के ऊपर लगाऊं, बिकॉज वहां मेरा रिस्क रिवर्ड थोड़ा सा ज्यादा फेवरेबल है। बाकी नुवामा के भी रिजल्ट आएंगे 1-2 दिन में, उसको भी डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हमको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि इस पूरे स्पेस के अंदर कौन सा बेस्ट प्लेयर है मोतीलाल एंड नुवामा के बीच में। बाकी अभी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, कौन कौन इनका डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। आपका जो भी डाउट है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।